सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नैब ऑर्डिनेंस आ नहीं रहा, आ चुका है और अपोजिशन ने अपने बड़ों को बिठाकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है। उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा ये तो NRO है, अपने लोगों को NRO दिया जा रहा है। काबीना में जो फैसले होंगे या काबीना के मेंबरान हैं उनको नैब बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकता। ब्यूरोक्रेसी का भी इसमें जिक्र है, फिर टैक्स मामलात का इसमें जिक्र है कि वो नैब नहीं देखेगा। अब अपोजिशन ने एक तरफ इस पर तनकीद की है, उसी तरह हुकूमत इसको डिफेंड करने आ गई है और इसमें कई और बातें भी की गई हैं। मिसाल के तौर पे अपोजिशन कह रही है कि जी ये जजेस के लिए रिश्वत का काम किया जा रहा है इसमें, कि 68 साल के बंदे को भी लगाया जा सकेगा। यानी जो जजेस हैं रिटायरमेंट के बाद भी उनको ये लालच दिया जा रहा है कि आपको हम यहाँ ले आएंगे, नैब में ले आएंगे अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे। और सदर को इतने ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, इससे पहले कभी इस तरह से नहीं था। जबकि दूसरी तरफ अब भी ये कोशिश हो रही है कि जनाब अपोजिशन मिल बैठे हुकूमत के साथ और इन मामलात पर कोई बातचीत की जा सके। क्या अब भी वक्त है या अब बहुत देर हो चुकी है? और चेयरमैन नैब क्या अपोजिशन के इतने इतराज़ात के बाद अपना काम जारी रख सकेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब तक मुशावरत नहीं होती है, जब तक कोई और चेयरमैन नैब तैनात नहीं हो जाता, उसका नाम सामने नहीं आ जाता, तब तक मौजूदा चेयरमैन नैब साहब काम करते रहेंगे। तो जिस तरह के बयानात हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि वाज़े तौर पर, हत्ता कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सदर पाकिस्तान को भी नहीं बैठना चाहिए ऐसी अपोजिशन के साथ। तो फिर किस तरह से कोई नया चेयरमैन आएगा, ये सब बहुत बड़ा सवाल है। सारी इस वक्त सियासत इसी नैब के हवाले से, इस ऑर्डिनेंस के हवाले से हो रही है, इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इसी पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, जो इतराज़ात अपोजिशन की तरफ से लगाए गए हैं, मैं तो देख रहा था उसमें तो ये कहा जा रहा है कि जी इसमें टैक्स का भी मामला जो है इससे निकल जाएगा, फिर इसके साथ साथ आप देखें कारोबारी शख्सियात का मामला इससे निकल जाएगा, काबीना के मेंबरान का इससे निकल जाएगा। तो इसमें तो अपोजिशन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनके भी केसेस इससे ख़त्म हो सकते हैं। अभी दरखास्तों का एक अंबार लग जाएगा कि जी मैं भी इसमें शामिल नहीं, मुझे भी नैब से निकाला जाए, मेरा केस भी नैब के परव्यू में नहीं आता, तो उनकी तो मौजें लग जाएंगी। फिर कोई एतराज़ क्या है? उसामा साहब, बात यह है कि सबसे पहले तो खान साहब अपोजिशन को एक साइड पे रखें। खान साहब ने जो 2018 के इलेक्शन को जो बिल्ड किया था, जो इलेक्शन कैंपेन थी, वो सिर्फ एक चीज़ पर थी कि जनाब ये सारे चोर और डाकू हैं और नैब इनके साथ मिली हुई है। जब मैं आऊँगा तो नैब को मजबूत किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसीजर है उसको बेहतर किया जाएगा, उसके लॉज को ज़्यादा सख्त बनाया जाएगा। सख्त तो क्या बनाने थे, मेरा मतलब है कि वो अपने आप को ही कवर देने के वाले रास्ते पे चल पड़े हैं। पहली बात तो ये है कि क्या कैबिनेट आसमान से उतरी हुई है? इसके मामलात को क्यों नहीं नैब देख सकता? मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है बेतहाशा ऐसी करप्शन है जिसको अल्टीमेटली जिसका कवर जो है वो कैबिनेट को बनाया जाता है। पंजाब गवर्नमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। मतलब सब्सिडी जो दी गई थी शुगर मिल मालकान को, जो पंजाब चीफ मिनिस्टर ने दी थी, उसका फैसला पहले कर लिया गया था, सारी बात पहले हो गई थी और बाद में उसको लीगल कवर जो है वो कैबिनेट का पहना दिया गया। से अगर वज़रा जो है वो फैसले ही ना करें, वो फाइल्स ही ना चलाएं कि जी नैब हमें पकड़ लेगा, ये तो पहले दिन इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जी नैब से तो फिर उसका एक हल है, ब्यूरोक्रेसी ने कहा था। नहीं ब्यूरोक्रेसी ने कहा था, ब्यूरोक्रेट से कहा कि हम काम कैसे करें, हमें नैब का डर है। उसका एक हल है कि ये सिंपली ये कह दिया जाए कि गवर्नमेंट के मामलात को नैब नहीं देखेगी। नहीं, ये तो अब कोई बात नहीं। तो सर उसका क्या मतलब है? फिर तो कोई फाइल ही नहीं चलेगी, कोई डिपार्टमेंट आप जिस तरह से आप कह रहे हैं तो फिर तो कोई महकमा फाइल ही नहीं चलाएगा, फिर गवर्नमेंट का काम हो ही नहीं सकता नैब की वजह से। और जब गवर्नमेंट का काम नहीं होगा तो गवर्नमेंट का काम ठप हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप नैब के परव्यू से गवर्नमेंट को निकाल दें और उससे कहें कि ना सिर्फ अपोजिशन जो है इसी को आपने डील करना है, बाकी ये गवर्नमेंट जो है ये आपके परव्यू में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम रोक सकता है। आप सेक्शन अफसर को भी पकड़ेंगे, वो कहेगा वो सेक्शन अफसर जो है वो फाइलें नहीं चलाएंगे। सर अदालतें मौजूद हैं, आप हुकूमत के खिलाफ अदालतों में जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर नैब खत्म कर दें, फिर नैब खत्म कर दे। वो सर खत्म तो नहीं हुआ ना, सिर्फ उसको वो खत्म कर देना। आपके पास कोर्ट्स हैं, एंटी करप्शन है, FIA, तो नैब का क्या वजूद का सर नैब का बुनियादी मकसद ये है, बुनियादी मकसद ये था कि जी ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं ये सारा पैसा लूटते हैं हुकूमतों में आकर। कैसे लूटते हैं सर? कमीशंस में
इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट है ना उनमें लगाते हैं। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी पैसा लूटा जा रहा है अल्टीमेटली कैबिनेट जो है वो उसको कवर देती है, जो चीज़ देखने में आई है, चाहे वो पेट्रोल का इशू हो, चाहे वो मेडिसिन वाला इशू हो, चाहे अगर आप एडवाइजर को नहीं देख सकते, अगर आप कैबिनेट को नहीं देख सकती, एक्निक को नहीं देख सकती, अगर इन तमाम बड़ी बड़ी बॉडीज के फैसलों को नैब ने नहीं देखना तो फिर नैब क्यों है, इसलिए क्यों ये नैब अपना काम कर रही है? गुलाम साहब क्यों कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन जो है मुनक़सिम है, तकसीम है इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के हवाले से? इसका मतलब है कि उनको भी फायदा नजर आ रहा है, उनको भी नजर आ रहा है कि उनकी भी इससे जान छूट सकती है, तो ऐसा क्यों है फिर? उसामा गाजी साहब, सबसे पहले तो ये है कि इस बात को आप ये समझें कि नैब खात्मा बिल खैर हो चुका है, और अगर आप सब मिलके उसकी दुआए खैर पढ़ लें और फातिहा पढ़ लें नैब की इस ऑर्डिनेंस के बाद, तो ये लफ्ज़ जो है वो बेजा नहीं है। अच्छा, बात ये है कि एहतसाब के नाम पे आने वाली हुकूमत, एहतसाब के नाम पे नारे मारने वाली हुकूमत अब क्या करने जा रही है? अब नैब को बिल्कुल ट्रुथलेस कर दिया गया। तो अपोजिशन खुश हो ना, के जरिए से तो वो कहते हैं सारे हमारे हैं नैब में, हुकूमत को वो छेड़ते ही नहीं। तो अगर खत्म हो रहा है अपोजिशन को देखें, हम वॉच डॉग जो है, पहले तो ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया था कि वो कह रहे थे इसमें तब्दीली लाएं, नैब के जो सख्त कवानीन है उसमें नरम करें। अब तो नरम के अब तो ख़त्म ही कर दिया है। देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान में कोई 1 रुपया ECC, एक्नेक, CDWP के अलावा खर्च नहीं हो सकता किसी भी जगह पे जी। कोई बिजनेस गवर्नमेंट का होगा वो या जो सादी राब्ता कमेटी है मंजूरी देगी, या सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी मंजूरी देगी, या एक्नेक देगी, या नेशनल एक्शन प्लान के जरिए से होगा। ये सारे जो कमेटीज़ हैं, ये सारी कमेटीज़ कैबिनेट कमेटीज़ बनती हैं। ये जो LNG आप खरीदते हैं ये कौन मंजूरी देता है? ये जो दीगर मसनूआत आप बाहर से खरीदते हैं, पेट्रोल बाकी, वो कौन देता है? जो मनसूबे आप लगाते हैं पूरे पाकिस्तान भर में, वो कौन मंजूरी देता है? तो इसका मतलब ये है कि आप जो पैसा खर्च रहे हैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। अदारे तो पहले भी थे, FIA भी मौजूद था, जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान भी मौजूद था, दीगर जो वॉच डॉग है एंटी करप्शन भी मौजूद था। तो इसकी नैब की तो फिर इस तरह बिल्कुल ज़रूरत कोई नहीं थी। अब बाद में आपको बताता हूँ कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। अब बारी आने वाली इनकी, अब पता चलना है इन्होंने जो किया है उसको भुगतने के लिए ये तैयार है या नहीं तैयार है। एहतसाब उनका तो कर लिया इन्होंने, जिस हद तक ये जा सकते थे उस हद तक जाके एहतसाब कर लिया है। और अब ये अपने एहतसाब से डरते हुए ये पेपर लेके आ रहे हैं कि हम एहतसाब हमारा एहतसाब ना कोई कर सके। ये बयान किसके हैं? ये इमरान खान के हैं, ये हुकूमत के हैं बयानात कि जी नैब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते, नैब और ये मुल्क तरक्की इकट्ठे नहीं हो सकती, ये मुल्क नहीं चल सकता, पाकिस्तान ही रहेगा या नैब रहेगा। ये बयानात के इमरान खान की काबीना के हैं या ऑपोजिशन जरदारी साहब, शाहिद खान अब्बासी, हर एक के बयानात हैं? ये उसामा गाजी साहब, ये बात शौकत तरीन साहब ने कही थी जो वजीर खजाना है, कि नैब जो है ना वो रुकावट है मुल्क की तरक्की में, मईशत और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते। देखिए अपोजिशन तो इस तरह की बातें करती रहती है, मार भी खाती रही है अपोजिशन और बातें भी करती रही है। बात ये जरदारी साहब ने भी कहा था ना नैब और घर नहीं चल सकते, शायद घर को आग लग गई घर के चिराग से, अब तो वो पडोरा पेपर के लिए सामने चीजें भी नहीं आ सकती। नवाज शरीफ साहब ने कहा था जी मैं अपोजिशन तो ऐसी बातें करती होती है हमेशा। अपोजिशन का काम भी बातें करना होता है, हुकूमत का काम करना होता है। चलिए समझ आपकी बात कर दी है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अच्छा, अपोजिशन भी है, वो भी इसमें राना सिन्हा ने कहा कि डिवाइडेड है। मेरा ख्याल ये समझ रहे थे कि अपोजिशन इसको कोर्ट में ले जाएगी, चैलेंज कर देगी, लेकिन जो अपोजिशन का मूड नहीं नजर आ रहा, बल उन्होंने क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म किया, इससे आगे वो नहीं गए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे उनको अपने फायदे नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि हुकूमत और अपोजिशन में एक NRO हो गया। इस चीज को आप माने कि ये बिल तो गवर्नमेंट लेके आई ना, हुकूमत ने अपने आप को NRO दिया है, अपोजिशन को NRO नहीं दिया। कैसे क्या डोगर साहब, क्या नैब को लिखकर दिया जाएगा? NRO दिया है, हुकूमत के केसेस ना सुने, सिर्फ अपोजिशन के केस सुने। सर इसमें तो उनको भी, मैं आपको बता रहा हूँ अभी से दरखास्तें शुरू हो जाएंगी, देखिएगा सारे लोग होंगे। हुकूमत ने अपने आप को उनके तो जो ऑडिट पैराज थे, जो उनकी सारी चीजें थी, वो तो अब खुली किताब हो गई हैं।
अब उसमें तो कोई ऐसा अब नई चीजें तो नहीं आसमान से उतरेगी। अब तो ये कापियां खुलेंगी जो 18 से लेके अब तक की हैं, और इस वक्त तक के पता चलेगा कि अब तो ये किताबें ये खुलनी है। सर किताबें तो 18 तक की तो पिछली खुल तो के अभी बंद हो लेने दें, पिछली तो बंद हो लेने दें, अभी तो वही हुई। गुलाम मुर्जा साहब मुझे एक बात बताएं, कौन से केस पहुंचे हैं? उसामा साहब, गुलाम मुर्जा साहब मुझे एक चीज बताएं, इसमें जो सबसे एक अहम कंट्राडिक्शन है, जो सबसे एक अहम चीज है, वो ये है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो मुशावरती अमल करवाएंगे अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, ये उसमें कहा गया है। अब आइन ये कहता है कि प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीएम जो भी प्रेसिडेंट को लिख के देगा वो उसको एक्ट करेगा, उसको मानना पड़ेगा। अगर पीएम ये लिख देता है कि जनाब इसको अब आप अपोजिशन इसको चेयरमैन नैब लगा दें, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? मुझे इस पे बताएं। प्रेसिडेंट फिर मानेगा, जाहिर है। बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ा कानूनी पॉइंट है आपका। देखिए आप दोनों तो कहते थे जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास ही पावर रहेगी। अच्छा, एक और बात सुने उसामा गाजी साहब, आप एक और बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। जमानत का इख्तियार दे दिया गया नैब कोर्ट को। अब बात यह है कि नैब कोर्ट में मुझे बताएं कि 50 लाख रुपए किसी जज, छोटे जज को दिखाएं आप, तो उसके बाद आप देखें कि वो बशीर साहब मरहूम हों या कोई और दूसरे जो फौत हो गए हैं, कोई इस तरह के हों, जिस तरह 50 लाख रुपए किसी को दिखाएं, तो मेरे ख्याल में बड़े बड़े लोगों का ईमान जो है ना वो बराबर हो जाता है। किसी का भी हो सकता है। अब जमानत का इख्तियार ही उनको दे दिया है। सर इस तरह तो फिर आप, मैं ये जो बातें कह रहा हूँ मैं हकीकत पर मबनी, मैंने पढ़ा है ऑर्डिनेंस को, मैंने ऑर्डिनेंस को पढ़ा है। मैं जो बातें कर रहा हूँ हकीकत पर मबनी बातें हैं। ये आप 4, 5, 6 दिन के बाद लोग इसके ऊपर बात करना शुरू होंगे। ये इस वक्त नैब जो है ये एक मुर्दा घोड़े में, मुर्दा जिस्म में तब्दील हो चुका है। और एक और खबर ले लें आप, हुसैन असगर साहब ने जो इस्तीफा दिया है उसके पीछे क्या वजह थी, ये आपको 100% ऑथेंटिक खबर मैं दे रहा हूँ, हुसैन असगर साहब से तस्दीक की जा सकती है। बताएं। उनके सामने आइन का इसका ड्राफ्ट आया जो नैब ऑर्डिनेंस था, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने इस्तीफा लिखा, दे दिया। किसी ने पूछा हुसैन असगर साहब ये आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस तरह की नैब में बैठ के तनख्वाह लेनी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, पेंशन ही काफ़ी है, मैंने ये काम नहीं करना। ये थी वजह, ये ऑर्डिनेंस कि अगर नैब में बैठ के आप कर कुछ नहीं सकते, आपने देखना कुछ नहीं है, तो फिर बैठ के मक्खियां मारनी है तो वो किसी और जगह भी जाके अच्छा कहीं ऐसा किया तो जा नहीं सकता है। ये उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया। जी कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं आप दोनों से पहले बाबर साहब कि जी इमरान खान साहब बार बार कहते रहे तहफ़्फ़ुज़ात के, जी बताएं नैब को क्या चाहिए, हम वो करने के लिए तैयार हैं जी, प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आ चुके, जी ये नैब तो मुर्दा हो चुका है। फिर उसके बाद भी जब केसेस में बड़ी तेज़ी आई तब भी कहा कि जी इतनी यानी क्या कहूँ मैं, वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि यानी बेकार इन्वेस्टिगेशन होती है नैब में, इतनी बेकार कि जनाब वो छूट जाते हैं, क्या कर रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह रिमार्क्स आए, वो केसेस उस तरह से नहीं चल सके। हाँ कहीं कहीं में प्ली बार्गेनिंग नज़र आती है, अरबों रुपए की रिकवरी, चाहे जाली अकाउंट्स वाला मामला उसमें नज़र आती है। सिंध में बड़ी रिकवरी हुई, महकमा खुराक की वो गंदम जो चोरी हुई उसमें बड़ी रिकवरी हुई। मगर कहीं इमरान खान साहब ने सोचा कि यार वैसे ही कुछ नहीं हो रहा, केस पे केस चलते चले जा रहे हैं, और जो इतराज़ात आ रहे हैं, इकॉनमी नहीं चल रही, मीशत नहीं चल रही, जिससे पूछो, चाहे वज़ीर ख़जाना से पूछो, कहते जी नैब से लोग डरते हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं करती जी नैब से लोग डरते हैं, मुल्क में मतलब प्रोजेक्ट नहीं लग रहे, नैब से लोग डरते हैं, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही बाहर से, वो नैब से लोग डरते हैं, उनको प्रोविशंस नहीं मिल रही, ईज़ ऑफ डूइंग। तो उन्होंने कहा कि चलो यार फिर ऐसा कुछ करते हैं कि चलें ख़त्म ही करें इसको। साहब मेरी एक बात सुने, फिर कल आप FIA भी ख़त्म कर देंगे कि FIA, अब देखिए FIA ने भी मियां मंशा को लेटर लिख दिया कि जनाब आपका जो बैंक है उसकी वो आप प्रेशराइज कर रहे हैं, और बड़ा सख्त किस्म का ख़त लिखा मियां मंशा को जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम कमर्शियल बैंक का। तो कल ये भी कह दिया जाएगा कि जी FIA जो है वो लोगों को कारोबार नहीं करने दे रही। जाहिर बात है कि जो भी इदारा जिससे भी वो पूछेगा, पूछने पे अगला जो है खुश तो नहीं होगा, वो तो कहेगा कि ना ये तो मेरा काम रोक रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी से पूछा जाए वो कहती जी हमसे क्यों पूछा जा रहा है, कारोबारियों से पूछा जाए वो कहते हैं हमें क्यों पूछा जा रहा है।
तो फिर ये वाचडॉग अदारे वैसे ही ख़त्म कर दिए जाएं, इनकी ज़रूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो इन्होंने पूछना ही है। अच्छा। तो ये तो कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है अगर नैब किसी को पूछता है, कोई रेगुलरिटी देखता था तो पूछता था ना, ऐसे तो नहीं पूछ लेता था। या FIA किसी को पूछता है, कोई ना कोई इरेगुलरिटी होती है, कोई ना कोई इशू होता है तो वो उसको पूछता है। अब लोग तो ये समझते हैं कि हमें कोई पूछे ही ना जाए, मोनोपली हो, हम जो मर्जी करें, अरबों कमाएं, खरबों कमाएं, जो मर्जी करें, पाकिस्तान में रखें, बाहर रखें, बाहर जायदादें खरीदें, हमें कोई ना पूछे। क्या नैब की कारकर्दगी आइडियल रही है? और असद उमर साहब की बात आप मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने सब देखा है ऑर्डिनेंस को भी सारा, तो वो तो कह रहे हैं ये NRO नहीं है, लेकिन आप क्या नैब ने आज तक जो कारकर्दगी दिखाई उससे मुतमईन है? और दूसरा असद उमर साहब के बयान पर जी, ये NRO से बड़ी चीज़ है, यानी कि उन्होंने कहा NRO नहीं है लेकिन इससे बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। उन्होंने कहा ये खलासी कर दी है सारी, अपने लोगों की भी और बाकी पूरे पाकिस्तान की खुली छुट्टी दे दी है। आप जिधर मर्जी जो मर्जी करते फिरे, दनाते फिरे, और कोई मेट्रो में हो रहा है, कोई BRT में हो रहा है, कोई किसी और मंसूबे बड़े में हो रहा है, जो आप करना चाहते हैं आप करते जाएं। इंटरनल ऑडिट कमेटियाँ जाने, उनका काम जाने, कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो आगे पब्लिक अकाउंट कमेटी किसी को भिजवा देगी। बाकी नैब शायब की ज़रूरत जो है वो हमें इस हद तक नहीं है जिस हद तक आप लोगों ने हवा बना दिया था। देखिए, एक डर खौफ तो वाच डॉग का होता है। सही। और ये जब भी इस तरह की बातें होती, मुझे एक बात एक और मैं कहना चाहता हूँ। जी जी। आपने ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि इनको बिल्कुल ही आप स्टेशना दे दें, अब ये नैब इनसे नहीं पूछ सकेगी। सबरिया कौन बनाता है? एंटी करप्शन का महकमा है, उनके अपने महकमे हैं। क्या नैब से पहले काम नहीं चलता था? मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। नैब से पहले काम जो जिस तरह से चल रहे थे, आप तो खुद ही एक तरफ तो आप कहते हैं कि पिछले दौर सारे जो करप्शन थे, भरमार थी करप्शन की, कोई पूछ नहीं रहा था, खुद ब खुद ही सब कुछ होता गया और वो माल कमाते गए और बाहर बेचते गए। तो अब क्या मसला है? वो अब कौन सा दूध और शहद की नहरें आ गई? चौधरी साहब थे। दोबारा से वही सिस्टम चलने देना। असल तो अंदर के खौफ बाहर आ रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अंदर के खौफ बाहर आ रहे हैं, वो तारीखें याद आ रही हैं, वो काल कोठड़ियाँ याद आ रही हैं। अच्छा, वो कैसे अंदर जाना पड़ेगा, किस तरह से तारीखें भुगतनी पड़ेंगी, ठीक है, किस तरह से रोजाना अभी केस कोई सामने आएगा तो फिर है। अभी तक तो इस हुकूमत के खिलाफ उस तरह से कोई केस हमें नजर नहीं आया। खुद ही इन्होंने कुछ कमेटियां वगैरह जरूर बनाई, शुगर कमीशन वगैरह, पर उससे कुछ नहीं हुआ। अब ये हो रहा है कि जी केसेस तो बहुत आए हैं सर आपके। अच्छा, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी चीनी आटा अद्वियात, चीनी आटा अद्वियात कोई चीज नहीं है सर। वो महंगाई कोई काम ही नहीं उसमें। चीनी आटा अद्वियात, महंगाइयां, पेट्रोल सर, दवाइयों के स्कैंडल सर, वो तो अब कमीशन बने, मामला चल रहा है जमानत पर। अभी मैं आपको एक और खबर लेने चले। अच्छा सर, एक खबर भी सुन ले मजीद। एक खबर मैं आपको बताऊं, LNG के सौदे नहीं किए गए और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो गैस की शॉर्टेज होगी, आप कानों को हाथ लगाएंगे और ये स्पीकरों के ऊपर लोग ऐलान करेंगे कि खुदा के लिए बिजली के हीटर चलाएं, बिजली के गैस के हीटर बंद कर दें या चलाई ना, गैस होगी नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास कम से कम भी 2000 MMCFD डेली गैस की शॉर्टेज होगी और ये आप देखेंगे चीखें कैसे निकलती हैं वहाँ। सर ये सर नाअहली जरूर कहेंगे अगर आप कह रहे हैं करप्शन है। हाँ, वो उन्होंने किया ही नहीं इसलिए कि चाहे कहीं करप्शन ना हो जाए। अच्छा सर, अगली खबर सर, ब्रेक होने लगी है। गुलाम साहब आपकी आप कह रहे थे कि वो महंगी गैस है, $13 फी MMBTU आगे बात कर लेंगे सर। बाबर साहब, $13 वाली आप कह रहे थे महंगी है। असेंबली का इजलास बुलाया जा रहा है, ऑपोजिशन भी चाहती थी कि नैब ऑर्डिनेंस पर बात हो, उन्होंने रिक्वेजिशन भेजी, हुकूमत भी तैयार है। चलें, अब पार्लियामेंट आगे बढ़ेगी। अब बाबर वान साहब ने मिली असद कैद साहब से और 22 अक्टूबर को बरोज़ जुमा 10:30 बजे तलब करने पर इत्तेफाक हुआ है इजलास। तो ये इजलास में सारी बातें हो, अच्छा बजाय इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बात करें। उसामा साहब, चलें, अच्छा है कि पार्लियामेंट में नैब ऑर्डिनेंस पे बात होनी चाहिए, लेकिन क्या बात होगी? अब तो ये तो दोनों मिल गए हैं। जो अपोजिशन चाह रही थी, ये जो बार बार कह रहे थे कि जी अपोजिशन के साथ बैठते हैं तो वो NRO मांगती है, अभी भी ये कह रहे हैं कि वो NRO मांगती है। NRO तो इन्होंने दे दिया, उनको भी दे दिया, अपने आप को भी दे दिया, नैब को तुतलस कर दिया, नैब का जनाब सारे दांत निकाल दिए, जहर निकाल दिया, अब नैब के पल्ले कुछ नहीं है। हाँ, अब जो अगला मैच पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे। अच्छा, और उस पे जो है वो गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार अभी अपोजिशन तो गुलाम साहब अभी कह रही है जी
पहले आप ये नैब ऑर्डिनेंस पर तो बात करें, वो तो रिक्वेजिशन इसलिए बुला रहे हैं। अभी आपको लगता है कि ये कोई माहौल होगा बातचीत का, या यहाँ मछली मंडी बनेगी अब कौमी असम्बली में? माहौल पैदा करना होता है। अभी जो इजलास बुलाया जा रहा है, देखें कतारसस का एक बड़ा ऐवान अब बन चुका है, दोनों तरफ से तकरीरें और बस उसके बाद गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, यही काम है। टीए भी तो लेने हैं सारे लोगों ने। तो अभी ये जो दिया गया है अपोजिशन की जानिब से, वो बात करेंगे, लेकिन अगर उसका मुस्बत जवाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा, ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से दिया जाएगा, तभी डिबेट आगे बढ़ सकेगी ना। अगर वहां से भी आवाजें कुत्ता कुत्ता की आनी शुरू हो जाए, जिस तरह अमूमी तौर पे हमने देखा है कि इधर से भी गालियां उधर से भी गालियां, और उसके बाद फिर कोई कोरम की निशानदेही कर दे और जन हो जाए, तो पैसे तो वाम के सड़ रहे हैं। तो ये असल डिबेट बनानी होती है गवर्नमेंट ने। अपोजिशन ने जो भी बात करनी है, उन्होंने तो इतराजात उठाने हैं, इल्जामात लगाने हैं, उसका जवाब देना या डिबेट बनाना गवर्नमेंट का काम है। ट्रेजरी बेंचेस जो है वो अगर वो तो मरियम नवाज साहिबा भी कहती हैं कि इस हुकूमत से किसी तरह की बात ही नहीं हो सकती, फजल रहमान भी कहते हैं इस हुकूमत से बात ही नहीं हो सकती, ये तो हुकूमत ही नहीं है, तो जाली है। बाबर डोगर साहब मुझे बताएं, मरियम और मौलाना फजल रहमान तो मेंबर ही नहीं है कौमी असेंबली के। सर वो मरियम और मौलाना साहब तो मेंबर ही नहीं है, पार्टी तो उन्हीं के इशारे पर चलती है। बाबर साहब मुझे बताएं, वज़ीर आज़म ने हिदायत की है जी कानून साजी का अमल तेज़ किया जाए, तो इसके लिए जल्द नताइज सामने आएंगे। ये जनाब बात हुई है, इसीलिए मुलाकात हुई है बाबर रहमान साहब और स्पीकर कौमी असम्बली में। सर कानून साजी सिर्फ अब एक ही कानून साजी है, वो है इलेक्शन कमीशन का जो बिल आना है, और उसके लिए ये यहाँ पे डिबेट करके ये चाह रहे हैं कि जॉइंट सेशन में जाके उसको मंजूर करवाया जाए। अपोजिशन जो है वो किसी सूरत में वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए सर महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई कानून साजी नहीं हो सकती। सर नहीं बिजली महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या महंगाई का जो आप बता रहे हैं, और सरकार उसके लिए स्टेप चाहिए। कानून साजी क्या करनी है, हुकूमत की नेक नीति चाहिए, डंडा चाहिए होर्डिंग के खिलाफ। होर्डिंग जो लोग करते हैं उनके खिलाफ ज्यादा सख्त सजाएं करें और मजीद सख्त सजाएं करें, बैठे बात करें। मुझे समझ एक सवाल कौमी असम्बली में एक सवाल का जवाब जो लोग बैठे हैं, क्या उनके बिजनेसेस इससे नहीं जुड़े हुए? मुझे रिश्तेदारों के, दोस्तों के, वो मिलकर इस पर बताएं। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि अभी जो सजाएं हैं क्या वो लोगों को मिल रही हैं? कितने लोग इन्होंने होर्डिंग पे पकड़े हैं? चले मुझे उसका रिकॉर्ड दे पर ले आए। कितने लोग महंगी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं कि दूसरे बाहर से बैठ के बंदा गवाही का कर दे, उसकी ऑडियो वीडियो पर ही उसको लेकर और बात हो सके या सजा हो सके, उस पर भी एतराज कर दिया क्या? सर नहीं, इसमें कानून में ऑर्डिनेंस में लेकर आ रहे हैं, तो उस पर भी शायद खान अब्बासी साहब ने एतराज कर दिया है कि जी ये तो बाहर से बैठे बैठे हो जाएगा। अब कहीं तो चलने देना, इस पर कानून साजी कर लें कि जनाब आप अब कह रहे हैं कि सजाएं नहीं होती, क्यों नहीं होती? मेरी एक बात होती, जुडिशियल रिफॉर्म्स कर दें। मेरी एक बात सुने, मैंने ये पहले गवर्नमेंट इस पे गौर कर रही थी कि मजिस्ट्रियल सिस्टम जो है इसको बहाल किया जाए, उसके लिए कुछ आईनी तरामीम जो है वो रिक्वायर्ड है। तो वो अब एक बड़ा पेचीदा सा सिस्टम है। उसमें ये है कि ये जो जुडिशियल पावर्स देना चाह रहे हैं एग्जीक्यूटिव को, उसमें सुप्रीम कोर्ट की पहले ही उस रूलिंग जा चुकी हुई हैं, तो वो तो मुझे इतना आसान नहीं लग रहा। गवर्नमेंट ये समझती है कि इसके पास और कोई हल नहीं है, मासा ये कि ये एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल पावर दें, वो मौके पर सजाएं दें, समरी ट्रायल करके सजाएं दे दें, तो वो चीज़ तो अभी तक तो नजर नहीं आ रही। जी जी 10 सेकंड है गुलाम रज़ा साहब, एक जुमले में बात खत्म करूंगा। एक जुमले में उसामा गाजी साहब और डोगर साहब, बात ये है कि अगर महंगाई कंट्रोल करनी है ना, एक लाइन का ऑर्डर चाहिए है जी। चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को एक लाइन का ऑर्डर चला जाए कि जिस ये रेट है दाल के, सब्जी के, घी के और आटे के, उस पर फिर इंप्लीमेंट करवाएंगे। न्यूज़ अपडेट्स के बाद बात करेंगे बलूचिस्तान की। बड़ा खौफनाक ज़लज़ला एक दफ़ा फिर अक्टूबर में, लेकिन जितने लोग इसमें जाबाक हुए हैं, अब क्या उनकी और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके लिए कुछ करने के लिए, उनके लिए वाक़ई कुछ करने के लिए कोशिश की जाएगी, या अब भी हुकूमत गिराने पर होगा रहनुमाओं का जोर? ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर ज़लज़ले की वजह से हिल कर रह गया। बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया, 20 अफराद अब तक की इत्तलात के मुताबिक इसमें जाँ बाक हो चुके हैं, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और रेस्क्यू के हवाले से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और ज़ाहिर है कि ये एक और बड़ी कुदरती आफत है
और अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे और जो लोग ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत अदा करें। लेकिन जिस तरह से हम हालात देख रहे हैं, बलूचिस्तान पहली पसमानदा सूबा है, बड़ी यहाँ पर गुर्बत है और लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और यकीनन अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये रात 3:02 पर ये ज़लज़ला आया है और इसकी शिद्दत 5.9 और गहराई 15 किलोमीटर थी। अब इसके लिए पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरफ से भी ऐलानात हो रहे हैं। अभी मैं देख रहा था वज़ीर आला पंजाब ने भी ऐलान किया है कि जी जिस तरह की मदद चाहिए हो तो हम साथ हैं। तो पाकिस्तान में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का महकमा भी है और उसकी तरफ से भी और आर्मी की तरफ से भी अब कोशिशें की जा रही हैं और फ़ौज की तरफ से भी कहा गया है, ताल्लुकात आमा की तरफ से, ISPR की तरफ से कि ज़ख्मियों होने वालों को 9 अफराद को आर्मी हेलीकॉप्टर के ज़रिए कोयटा मुंतकिल किया गया है। तो एक तरफ ये रेस्क्यू के हवाले से ऑपरेशन चल रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अजीब बात यह है कि सियासत भी हमें बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आ रही है बलूचिस्तान में। अब इसमें बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है कि अब ये एक आफत है, ये एक बहुत बड़ा मसला, इंसानी मसला आ गया है बलूचिस्तान के लिए, तो ये जाम कमाल साहब जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक लाई गई और जिस तरह से नज़र आ रहा है कि जी मेंबरान की तादाद बढ़ रही है, लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं कि जी आप छोड़कर चले जाएँ, क्या अब वो दम तोड़ जाएगी या अब भी फोकस हुकूमत गिराने पर होगा या वज़ीर आला को हटाने पर? देखिए उसामा साहब, पहले तो अनफॉर्चुनेटली जो ज़लज़ला आया उससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ वो हरनाई ज़िला हुआ, जो कि एक रिमोट एरिया है। वहाँ पर ना हस्पतालों की प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं। आर्मी जो एम्बुलेंसेस थे, एयर एम्बुलेंस जो थी वो फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर अभी भी रास्ते बंद हैं, लैंड स्लाइडिंग हुई है, जहाँ पर ज़्यादातर कच्चे घर हैं, तकरीबन ज़्यादातर कच्चे घर जो हैं वो गिरे हैं और उन कच्चे घरों के गिरने की वजह से ज़्यादातर हलाकतें हुई हैं या जो लोग ज़ख्मी हुए हैं वो उन घरों की गिरने की वजह से हुए हैं। अभी भी लोग वहाँ पर आसमान तले बैठे हुए हैं। वहाँ पर अभी तक कोई उस तरह से इमदाद जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँच रही। लोग परेशान हैं, लोगों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है, वो भी आर्मी की एयर एम्बुलेंस जो है उसके ज़रिए से वहाँ पर कोयटा में मुंतकिल किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर लोगों के पास खुराक नहीं है, वहाँ पर लोगों के पास रात को सोने के लिए छत नहीं है, उनको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए। तो उसमें अभी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रास्ते बंद हैं और गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं पहुँची, गवर्नमेंट की वहाँ तक एक्सेस नहीं हुई। गवर्नमेंट को तो अपना आप बचाने की इस वक्त पड़ी हुई है, वज़ीर आला और ये सारा कुछ ये सारा कुछ फोकस करेंगे, ये सारा कुछ ऐसे वक्त में आया है कि जब वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो अपने जोर पकड़ गई है। कुछ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है, कुछ मिनिस्टर्स, पार्लिमानी सेक्रेटरीज, एडवाइज़र्स उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और वज़ीर आला पे प्रेशर बढ़ गया है। और मुझे लग रहा है कि जाम कमाल जो है उनके जाने का वक्त आ गया है, लेकिन ये वो वक्त था जो इस वक्त हरनाई के जो लोग थे वो देख रहे हैं वज़ीर आला की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ। तो फ़िलहाल ये 2-4 दिन चीज़ें आगे भी जा सकती हैं। इस वक्त तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि उन लोगों को मैक्सिमम रिलीफ पहुंचाया जाए जिनके पास छतें नहीं हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए अशिया नहीं है, जो ज़ख्मी पड़े हुए हैं, जिनके पास मेडिकल एड नहीं है, तो उन तक उनको रिलीफ पहुंचाना ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की। और अनफॉर्चुनेट है कि जिन लोगों ने रिलीफ पहुंचाना वो आपस में लड़ रहे हैं, जिनको लोगों ने इलेक्ट करके वहाँ भेजा कि वो उनके लिए कोई बेहतरी लेके आएंगे, रिलीफ लेके आएंगे, वो इस वक्त बुरी हालत में है और गवर्नमेंट का उधर कोई फोकस नहीं है। गुलाम नबी साहब, वज़ीर आला जाम कमाल साहब कह रहे हैं कि 33 मेंबरान होने चाहिए अगर इनको हटाना है। तो अभी तक तो 16 लोग सामने हैं। वो कहते हैं कि जी मुशावरत भी किया उन्होंने, लेकिन कहते हैं मैं कैसे ओहदा छोड़ दूं या इस्तीफ़ा दे दूं, इस तरह तो हर कोई 5-10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और वो कहेंगे जी वज़ीर आला छुट्टी करे। तो ये तो एक मुसलसल एक बहरान किसी कैफियत होगी। अगर अक्सरियत मेरे खिलाफ हो जाती है तो मैं रह ही नहीं सकूँगा। बात उनकी बिल्कुल सही है। अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं उसके तहत भी देखा जाए 40 का ऐवान है और उसमें अगर आप देखें तो 16 मेंबरान जो हैं इस वक्त ख़िलाफ़ हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान की। तो अगर वो तकरीबन कम अज़ कम भी 33 बंदे इकट्ठे कर लें तो फिर वो वज़ीर आला को हटा सकते हैं, तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब उनकी हो सकती है। लेकिन अगर वो तहरीक अदम-ए-एतमाद वाकई लाना चाहते हैं तो इस वक्त जो हालात हैं कोयटा के गर्दोनवा के हरनाई के, वो बहुत नामुनासिब हैं।
इस वक्त मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात को, किसी सियासी रहनुमा को अगर वो वाक़तन अपने अवाम से ताल्लुक़ रखता है तो उसको फ़िलहाल इस मामले को एटलीस्ट 10-15 रोज़ के लिए मौखर कर देना चाहिए। जाम कमाल साहब भी इधर ही हैं, बाकी उनकी रियासतें भी इधर ही हैं, बाकी नवाब भी इधर ही हैं, तो वो जो करना चाहें इनके साथ कर लें। लेकिन इस वक्त उनके अपने अवाम वहाँ पे मुश्किल घड़ी में है। और ये देखें कि रावलपिंडी से सुबह हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो गए हैं, रावलपिंडी से सुबह एम्बुलेंस जो हैं वो गए हैं, एयर एम्बुलेंस गए हैं, वहाँ से रेस्क्यू लोगों को किया गया है, कोयटा मुंतकिल किया गया है। तो आर्मी अपना किरदार बहुत आला अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में वहाँ पे अदा कर रही है। और इसी तरह से ही होना चाहिए था क्योंकि वहाँ सूबाई गवर्नमेंट की भी इतनी ही नुमाइंदगी होती कि वो उनके साथ शाना बशाना पाक फौज के साथ खड़े होते, पाक आर्मी के साथ खड़े होते, क्योंकि बाकी तमाम रेस्क्यू जो सर्विसेज हैं वहाँ पे रेस्क्यू कर रही हैं, लेकिन हुकूमत की नुमाइंदगी वहाँ किसी लिहाज से नज़र नहीं आती। और ये अगर हम पसमानदगी के हवाले से बड़े बड़े पैकेजेस बलूचिस्तान को मिलते रहे हैं, बड़ी बात होती रही है, कभी पीपल्स पार्टी के दौर में, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में और इस हुकूमत के दौर में भी, तो इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत बात की जाती है। लेकिन पसमानदगी जब इस तरह का या सैलाब आते हैं या सैलाब के अलावा अगर पोजीशन इस तरह की बनती है, खुदा न खास्ता ये अर्थक्वेक आया है तो हमें पता चला कि वहाँ क्या हालात हैं। फिर कभी आप सफ़र करें ग्वादर से आगे या इर्द गिर्द के दीगर नवाब में या बाकी जो ज़ोब है, कलात है, पशीन है, उसके जो मज़ाफ़ात हैं, कभी वहाँ सफ़र करें तो पता चलता है। यकीन मानिए कि जो वहाँ हमारे फोर्सेस के यूनिट्स बैठे हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन है बाकायदा तौर पे कि अगर वो लंगर के टाइम ना, खाना दोपहर का हो या शाम का हो, जब यूनिट में खाना मिलता है सबको, उस वक्त जो इर्द गिर्द कोई भी बंदा नज़र आए उसको बिठा के खाना खिलाया जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ इर्द गिर्द भूख की हालत क्या है लोगों की। तो ये गौर करना है वज़ीर आला जो भी अभी हैं या इसके बाद कोई आए उनको, या इससे पहले जो रहे हैं कम से कम, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इतने बड़े बड़े पैकेजेस वफाक ने भी दिए और उनके मिनरल्स और उनके वहाँ से मादनियात क्या कुछ नहीं निकला, और उसके पैसे उनको रॉयल्टी मिलती रही, गैस की भी और बाकी चीज़ों की भी। तो क्या उससे सिर्फ नवाब से बरतर होते गए, बड़े नवाब बनते गए। और लेकिन वहाँ हालत यकीन माने तालीम सेहत को तो छोड़ दें, वहाँ उनकी अपनी हालत इतनी गैर है कि कोई लाहौर शहर, ये कहते हैं ना पंजाब खा गया फंड्स को, तो यहाँ का कोई बंदा अगर देख ले तो वो अपने गरीब बंदा मजदूरी करके अपने पैसे उनके हाथ में रख दे कि आप अपना खाना पकाएं, खाना खाएं। और तालीम से तो बहुत दूर की बात है। इस तरह के हालात फी बंदा के देखें ना आप, आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो कोई 70 लाख के करीब आबादी है बलूचिस्तान की, तो इसके लगभग है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें कि कितना पैसा बलूचिस्तान में जा रहा है, और सच बात है कि सबसे ज़्यादा कुदरती वसाइल से माला माल है तो उसका हक भी बनता है। तो शायद अगर बाकी पाकिस्तानों के लिहाज से देखें तो पैसे की कमी नहीं है, और चूँकि वैसे भी अखलाकी तकाजा भी है और साफ़ी इक़दार भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए शख्स ने, जो माजी में एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थे, उन्होंने चूँकि मुझे ये कहा था कि आपने कभी ये बात नहीं करनी, तो क्योंकि फिर सियासी तौर पर मामला ख़राब हो जाते हैं। तो मैं अब किस तरह से अर्ज़ करूँ कि बलूचिस्तान से जो भी था, किसी भी तरह का मेंबर, MP, MNA या कुछ भी, उसको इतना पैसा गया, इतना पैसा, उन्होंने कहा कि हम अब बताएंगे तो खुद ही अपने लिए मसला खड़ा करेंगे। फिर वहाँ से होता है कि जी देखिए आप बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक पर ये कर रहे हैं और उनकी हुकूमत को भी मसला हो सकता था, तो इस वजह से उन्होंने कहा जी कभी बताना नहीं, वरना पैसे ये नहीं, पैसा नहीं। हरनाई में कोयले की कानें हैं, कोयले की कानों की वजह से हरनाई मशहूर है। वहाँ पर कानों से कोयला भी निकाला जाता है, लेकिन वहाँ पर इंतहाई गुर्बत है, नाकाबिल यकीन हद तक वहाँ पर गुर्बत है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि छोटे छोटे कच्चे मकान हैं, और ये सारे, जब ये ज़लज़ला आया तो इनकी जो छोटे छोटे पहाड़ हैं वहाँ से जो लैंड स्लाइडिंग हुई है उसकी वजह से वो सारे घर तबाह हुए हैं। ये जो हलाकतें हुई हैं या जो लोग ज़ख्मी हुए हैं वो भी इसी वजह से हुए हैं कि कच्चे घर जो हैं वो गिर गए हैं। कोई पक्का घर नहीं गिरा, सारे कच्चे घर गिरे हैं।
तो वो बेचारे तो पहले ही उनके पास रोटी नहीं है, वो पहले ही बड़ी मुश्किल से वहाँ से गुजर बसर कर रहे थे और अब उनके ऊपर एक आफत आ गई है, घर तबाह हो गए हैं, घर बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, खुराक के लिए पैसे नहीं है, करोड़ों की बात नहीं कर रहा, पर पड़े हुए हैं, अस्पताल जो है वहाँ पर ना होने के बराबर फैसिलिटीज हैं, वहाँ पर अरबों रुपया एक एक रहनुमाओं को गया है यानी या उसके हल्के में गया है, यूं कह लें आप। चले अगर ये बुरा लगेगा जी, वो कहेंगे जी कहाँ हमें कहाँ मिला है, तो फिर वो किधर जाता है गुलाम मुर्तज़ा साहब, वो कहाँ चला जाता है वो पैसा। फिर कहा जाता है जी आप बलूचिस्तान पर नहीं आ रहा, आप तो 18वीं तरमीम देख लें, NFC अवार्ड देख लें, उसमें बहुत बेहतरी आई, तो क्यों बलूचिस्तान के अवाम तक वो रकम नहीं पहुँचती। फिर अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होता है तो फिर ये कहा जाता है कि जी देखें जी वो आप तो ये छोटे सूबों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास आने दें, आप उनके पास जाता है तो नीचे पहुंचता ही नहीं। देखें, सरदार, नवाब, मरी, बुगटी, बहुत से दीगर कबाइल, काबिल एहतराम कबाइल हैं। हाँ जी, सब कबाइल, मेंगल हो, सब की हुकूमतें रही हैं किसी न किसी लिहाज से, सबकी हुकूमतें यहाँ रही हैं बलूचिस्तान में, और वो फेडरेशन में भी नुमाइंदगी करते रहे हैं और फंड्स भी मिलते रहे हैं। जाहिर है कि ये सवाल, इसका जवाब वो खुद दे सकते हैं कि उनको जो मादनियात की रॉयल्टी मिलती रही है, जो दीगर पैकेजेस के पैसे मिलते रहे हैं, NFC अवार्ड्स मिलते रहे हैं, या दीगर जो मदाद में उनको पैसा मिला है, तो वो उसका खर्च क्योंकि उनकी अपनी वो प्रॉपर्टी है, उनके अपने पैसे हैं, तो ये क्वेश्चन हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है कि ये उनके अवाम उनसे जरूर पूछ सकते हैं। पता नहीं बाहर क्या कुछ है, छोड़ दें बलूचिस्तान में जो है। सर मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के हवाले से। ये बहुत अहम है, जो इस वक्त खिते की सूरत हाल है, उस बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है और इसमें ज़ाहिर अस्करी क़यादत होगी। नए DGISI आए हैं, वो भी इसमें मौजूद होंगे, वफाकी वज़रा, मुशीर, और इसमें अंदरूनी सिक्योरिटी मुल्क की और ख़ित्ते की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान ख़ास तौर पर इस नज़र आ रहा है, इस पर बात होनी है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, अभी हमने देखा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें भी बात की गई ख़ित्ते की सूरत हाल की, इंटरनल सिक्योरिटी की, भारत की तरफ से जिस तरह का ख़ास तौर पर भारतीय फ़ौज जो कुछ कर रही है, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल चल रहा है, उसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया गया है। तो अभी अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि शुक्र है खाना जंगी नहीं हुई, लेकिन मईशत तो वहाँ की तबाह है और दिन ब दिन नीचे जा रही है और उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। तो यकीनन ये बात भी होगी कि अब वहाँ पर जो असरात आ रहे हैं, पाकिस्तान को कैसे महफूज रखना है। बिल्कुल, कल होने वाला जो इजलास है कौमी सलामती कमेटी का, इस इजलास में इन्हीं खतूत पर बातचीत होगी और तबादला ख्याल होगा कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वो सर्दी शुरू हो चुकी है और वहाँ पे जो सूरत हाल है वो क्या है। स्ट्रेटजिकली तो वहाँ अभी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इंसानी अलमिया किसी भी तौर पर किसी वक्त जन्म ले सकता है, क्योंकि खुराक की किल्लत हो रही है, अद्वियात की किल्लत हो रही है। तो इस सारे तनाजुर में हम हमसाया होने के नाते हमें फौरी तौर पे इसके ऊपर गौर करना है और दीगर जो ख़ित्ते की दीगर मालिक के अंदर जो सूरत हाल है, जो हमारे साथ मामलात हैं, उन पे भी बातचीत करनी है और दुनिया के हवाले से कि अब हम दुनिया के सामने क्या बात हम करेंगे, क्या कौमी बयानिया होगा, किस तरह से जो दिफा है मुल्क का उसको मज़ीद मुस्तहकम करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इंडिया के हवाले से बिलखसूस जब भी कोई अहम मीटिंग होती है उसमें कश्मीरी भाइयों का जिक्र ज़रूर होता है, कश्मीर में होने वाली जुल्म ज़्यादतियों का जिक्र ज़रूर होता है और उसके साथ साथ फिर ये है कि कश्मीर के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, जो भारत वहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ अपना रहा है, जो लेके चल रहा है, उसको भी इस तरह के इजलासों में देखा जाता है। अमूमी तौर पे कौमी सलामती कमेटी में आप देखते हैं कि चीफ़ ऑफ जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं वो भी आते हैं, चीफ आर्मी स्टाफ भी आते हैं, बाकी हमारी जो फोर्सेस हैं, पाक नेवी है, पाक फ़ज़ाइया है, उनके सरबराहान, इंटेलिजेंस सरबराहान और वज़ीर दफ़ा समेत बाकी वज़रा भी होते हैं, वज़रा आला को भी
उसमें बुलाया जाता है। तो ये ओवरऑल एक ऐसी मीटिंग है जिसमें पूरी तरह से कौमी सलामती के जो अमूर हैं उनका जायज़ा लिया जाता है। अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स जो अगर हम देखें तो अमेरिका की तरफ से थोड़ी सी बर्फ़ पिघली है, और अभी जो चैलेंजेस हैं, हमें सबसे बड़ा चैलेंज अफ़गानिस्तान का है, वहाँ स्टेबिलिटी और उसके साथ वहाँ एक बात बताएं गुलाम साहब, भूख फूटने का है। आज जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि जी मरीम नवाज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं, वो गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देकर अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हैं, और फ़ौज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, किया है। फ़ौज जमहूरियत के साथ खड़ी है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, फ़ौज में जर्नैलों की तरक्की और तबादले मामूल का काम है। क्या ये बातें भी इस लेवल पर आती हैं, इस तरह की डिस्कशन कीजिए, क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये एक मतलब दुश्मन मुल्क को आप ये बहुत सतही बातें हैं, ये बहुत सतही बातें हैं। ये जिस तरह का ये फोरम होता है, इस तरह के फोरम में कतन इस तरह की बात को डिस्कस नहीं किया जाता। इवन के दे डोंट बॉदर कि ये क्या कोई कह रहा है या क्या नहीं कह रहा है। पाकिस्तान के अवाम अपनी अफवाज से मोहब्बत करते हैं। जितने मर्जी आप इल्ज़ामात लगा लें, जो मर्जी कर लें, किसी भी एक दो शख्स के इंडिविजुअल करैक्टर के ऊपर कोई बात करे तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अदारे के ऊपर हम सब पूरा पाकिस्तान जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। बाकी तो माल तो बड़ी दूर की बात है। तो इस तरह की बातें वहाँ ऐसे फोरम्स पे नहीं होती हैं। प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटर्स लेवल जो हमने मेंटेन किया हुआ है उसकी क्या सिचुएशन है। उसके अलावा हम जो स्ट्रेटजिकली इस वक्त जो कम्युनिकेशंस है वो हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस वो कहाँ से कहाँ तक हम कर रहे हैं, खित्ते में कैसे हमने इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है वो करनी है, अमेरिका के साथ किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाना है, ये चैलेंजेस है और इनके ऊपर बात होती है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये ना तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में होती हैं ना ऐसे फोरम्स के ऊपर इस तरह की बात। यानी ये शेख रशीद साहब भी इस लेवल पर हैंडल करते हैं, फिर ये वजारत दाखिला के लेवल पर ही वो इन चीज़ों को देखकर उनका जवाब दे रहे हैं हुकूमत के लेवल पर। बाबर डोगर साहब ये बताएं कि ये जिस तरह से अमेरिका की भी बात की गुलाम मुर्तज़ा साहब ने, चीन का ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के हवाले से CPAC की सिक्योरिटी, चाइनीज़ इंजीनियर्स की सिक्योरिटी एक वो बड़ा अहम मामला है, उसको जिस तरह से पहले से और ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनाने की तरफ बात हो रही है। और नए DGIS आए हैं, यकीनन अभी तो एक दिन में तो बड़ा मुश्किल होता है कि आदमी सब चीज़ों को देखे और करे, मगर उनका भी इनपुट इसमें अहम रहेगा। समझ साहब नए DGIS से जब वो कल मीटिंग में जाएंगे तो वो सारी सिचुएशन पे उनको ब्रीफिंग दी जाएगी और वो सारी सूरत हाल जो है वो उस पर ब्रीफिंग लेके उसको समझ के जाके उसके बाद उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है कि वो भी एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं और कोर कमांडर कराची एक बड़ी अहम पोजीशन है। बहुत सारी चीज़ों का उनको पता भी है, बहुत सारी ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स का भी उनको पता है, तो बहुत सारी चीज़ों पर वो पहले से ही बाखबर हैं। कुछ इश्यूज़ पे, पर्टिकुलर इश्यूज़ पे उनको ब्रीफिंग दे दी जाएगी जिस पर ताकि वो एक सबसे बड़ा फोरम है, सबसे अहम मीटिंग है जिसमें जाके वो अपना इनपुट दे सकें। लेकिन उसामा साहब उसमें जो सबसे अहम चीज़ है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वही मेन डिस्कशन होगी। जैसे जो कोर कमांडर मीटिंग थी उसमें सबसे अहम चीज़ जो थी वो ये थी कि जो इंडिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो एक प्रोपेगेंडा का एक उन्होंने पूरी कैंपेन लॉन्च की हुई है, उसको कैसे काउंटर किया जाए। और उसमें CPAC के हवाले से पूरा एक सेल बनाया गया है बहुत बड़ा, और उसका सिर्फ और सिर्फ काम है कि इसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, CPAC के ख़िलाफ़ मायूसी कि इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, ये तबाह है, ये है, वो है, उसको फैलाना है। पूरा एक सेल बना हुआ है वो जो इस पर काम कर रहा है। साहब इस कोर कमांडर मीटिंग में ये चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस हुई। उसमें चीफ ऑफ आर्मी साहब कमर बाजवा साहब जो हैं उन्होंने बल्कि ये कहा कि इंडिया के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, कश्मीर के हवाले से जो फ्रस्ट्रेशन है, उसके अलावा जो पंजाब में जो सिचुएशन है उससे इंडिया उससे दुनिया की नज़रें हटाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, बड़ी मेलिशियस किस्म की कैंपेन चला रहा है, तो उसको काउंटर करने की ज़रूरत है।
तो ज़ाहिरी बात है कि ये एक एप्रोप्रिएट फोरम है जहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। वहाँ पर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, अब जैसा सर्दियाँ आ रही हैं, वहाँ पर खाने के इशूज़ हैं, उनकी इकोनॉमी का इशू है, वहाँ का स्टेबिलिटी का इशू है। तो ये सारी चीज़ें इस फोरम पे डिस्कस होंगी। ठीक है। तो जिस तरह हम देख रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पाकिस्तान में तेज, और अब पहले से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि एक एक ऑपरेशन में 10-10 दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, 4 में कमांडर, इस तरह खबरें आ रही हैं। तो लगता है कि इसमें भी शायद और तेज़ी आएगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।